नमस्कार। हमारा आज का विषय है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। इसका पीडीएफ फाइल मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज हम पीपीटी के रूप में इसे पढ़ेंगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहले बात करते हैं कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी होता क्या है। इट टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइजेस और इनकम। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत मुद्रा की मात्रा तथा कीमतों के मध्य संबंध को बताता है। अगर हमसे पूछें कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कहते किसे हैं, किस किस के बीच में रिलेशन को बताता है, तो ये मुद्रा की मात्रा क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइसेस के बीच में रिलेशन को बताता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। नेक्स्ट है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को कितने भागों में बांटेंगे हम। पहले क्लासिकल क्यूटीएम ये शॉर्ट फॉर्म है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का। कीन्जियन क्यूटीएम, कीन्स का मुद्रा परिमाण का सिद्धांत। मिल्टन फ्रीडमैन प्री स्टेटमेंट क्यूटीएम, मिल्टन फ्रीडमैन का मुद्रा परिमाण का सिद्धांत। एंड मॉडर्न क्यूटीएम और मॉडर्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया मुद्रा परिमाण का सिद्धांत। क्लासिकल क्यूटीएम को दो भागों में बांटेंगे हम, फिशर क्यूटीएम और कैम्ब्रिज क्यूटीएम। और मॉडर्न क्यूटीएम को तीन भागों में बांटेंगे, बोमोल क्यूटीएम, टॉबिन्स क्यूटीएम और पेटिनकन क्यूटीएम। हमारी जो सिलेबस में भी ये थर्ड ईयर के सिलेबस में केवल क्लासिकल क्यूटीएम और कीन्जियन क्यूटीएम ही आपको स्टडी करना है। मिल्टन फ्रीडमैन और मॉडर्न क्यूटीएम हमारे सिलेबस में नहीं है। मैंने केवल नॉलेज के पर्पज़ से आपको बताया है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को इस प्रकार हम विभाजित करते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन और मॉडर्न क्यूटीएम, ये सब जो क्यूटीएम की थ्योरीज हैं आपको पढ़ने को मिलेगी यदि आप एमए इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, मास्टर्स करना चाहते हो इकोनॉमिक्स में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत वाइड से इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल क्यूटीएम की, जिसमें से फिशर क्यूटीएम की सबसे पहले हम बात करेंगे। इसमें जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं उन्होंने माना कि कीमत स्तर में परिवर्तनों के लिए मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है। अगर कीमत स्तर में परिवर्तन का क्या कारण है? मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का होना। उन्होंने कहा कि यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो सामान्य कीमत स्तर भी दोगुना हो जाता है। इसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि मान्यताएं क्या क्या हैं। फिशर के क्यूटीएम या क्लासिकल क्यूटीएम की क्या क्या मान्यताएं हैं। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। हम ये पहली मान्यता लेकर चलते हैं कि जो इकोनॉमी है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। सेकंड मान्यता है अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, परफेक्ट कंपटीशन इन इकोनॉमी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता यानी बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन क्या होता है? स्वतंत्र होता है। यह एक दीर्घकालिक विश्लेषण है। कैसा विश्लेषण है? लॉन्ग टर्म एनालिसिस है। क्लासिकल्स क्या कहते हैं? यह एक दीर्घकालीन विश्लेषण है। ध्यान रहे हम केवल क्लासिकल को पढ़ रहे हैं। अब जो मॉडर्न क्यूटीएम है और जो फ्रीडमैन का क्यूटीएम है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम पहले बात कर रहे हैं क्लासिकल क्यूटीएम की। उसकी तीन मान्यताएं हम पढ़ चुकी हैं। पहली मान्यता है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। दूसरी मान्यता है अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तीसरी मान्यता यह एक दीर्घकालीन विश्लेषण है। चौथी, प्रचलन वेग स्थिर बना रहता है। जो मुद्रा का प्रचलन वेग है ये स्थिर बना रहता है। से का बाजार नियम लागू होता है। से के बाजार नियम से हम सब परिचित हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। मुद्रा की पूर्ति बहिर्जात रूप से दी हुई होती है। लास्ट असम्पशन क्या है कि मुद्रा की जो पूर्ति है वो बहिर्जात रूप से दी हुई होती है। अब है फिशर क्यूटीएम। फिशर क्या कहते हैं? फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या कहता है, हम देखते हैं। फिशर के अनुसार केवल लेन देन उद्देश्य के लिए ही मुद्रा की मांग की जाती है। मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? केवल और केवल लेन देन उद्देश्य के लिए। रोज़मर्रा की जो ट्रांजैक्शन है इसके लिए हम मुद्रा की मांग करते हैं। इसलिए कीमत व मुद्रा की मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है।
इसलिए कीमत और मुद्रा की मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिशर क्यूटीएम सिद्धांत। क्या कहते हैं फिशर? दोबारा देखिए कि फिशर के अनुसार केवल लेन देन के उद्देश्य से ही मुद्रा की मांग की जाती है, इसलिए कीमत व मुद्रा की मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। According to Fisher, money is demanded for transaction motive only. That's why the positive relationship between prices and quantity of money. The theory is actually expressed by algebraic equation as well as it is known as equation of exchange. ये जो थ्योरी है एक एल्जेब्रिक इक्वेशन द्वारा बताया जा सकता है इसे, और इसे इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का समीकरण भी कहते हैं। ये इक्वेशन क्या है? पी टी इक्वल्स टू एम पी। पी टी इक्वल्स टू एम पी। पी टी क्या होती है? मुद्रा की मांग को सूचित करती है। यह मुद्रा की मांग का द्योतक है, इसलिए यहाँ पी का मतलब है जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर। टी का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं आदि सौदों की कुल मात्रा, ट्रांजैक्शन की कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, अथवा वर्ष में निर्मित वस्तु, सेवा, भूमि आदि की कुल मात्रा का सूचक होता है। इस प्रकार सौदों की मात्रा इनटू कीमत मुद्रा की मांग बन जाती है। मुद्रा की मांग क्या बनेगी? पीटी। पीटी क्या है? कीमत कितनी है और कितनी मात्रा में सौदे हुए हैं, यही है मुद्रा की मांग। और एम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मनी। एम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा कितनी है। और वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब मुद्रा का वेग कितना है। नेक्स्ट है अज्यूम दैट टी एंड वी रिमेन्स कांस्टेंट। हम ये मानकर चलते हैं कि टी और वी यानी जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, और वी वेलोसिटी ऑफ मनी है, ये क्या है? कांस्टेंट है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता। अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दिशा पाई जाती है। इट शोज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ मनी। यहाँ देखिए दोबारा से कि पी टी इक्वल्स टू एम वी। पी क्या है? वस्तु का कीमत स्तर। टी क्या है? ट्रांजैक्शन, लेन देन, सौदों की मात्रा। एम क्या है? मुद्रा की मात्रा। और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी। टी और वी को यदि हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो प्राइस किसके डायरेक्टली रिलेशन में आ गया? एम की। प्राइस इक्वल्स टू एम, यानी जितनी अमाउंट में कीमत बढ़ेगी उतनी अमाउंट में मुद्रा की मात्रा भी बढ़ेगी। यानी पी और वी में क्या पाया जाएगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाएगा। जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी क्या बढ़ेगी? क्वांटिटी ऑफ मनी। यदि प्राइस एंड क्वांटिटी of money will change in same direction, if quantity of money will be double, the price will be twice and vice versa. अगर क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मांग दुगनी हो जाती है तो कीमत भी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। अब हम डायग्राम में देखेंगे कि इनमें क्या रिलेशन होता है। जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रोजगार के स्तर पर है। रोजगार के स्तर को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, घटाया जाए तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, और कीमत पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ मनी को दर्शाया गया है, वाई अक्ष पर प्राइस लेवल को दर्शाया गया है। तो जैसे जैसे यहाँ देखिए M1, M2, P2, P4, जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है? प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी ऑफ मनी भी क्या बढ़ रहा है? क्वांटिटी ऑफ मनी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस में क्या है? रिलेशन है पॉजिटिव। देखिए यहाँ जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइस लेवल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब ये जो है नीचे वाला डायग्राम, ये किसको शो कर रहा है? वैल्यू ऑफ मनी को शो कर रहा है। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कितनी अमाउंट में हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब होता है कि मनी की परचेजिंग पावर कितनी है। तो क्वांटिटी ऑफ मनी का प्राइस लेवल के साथ तो क्या रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्वांटिटी ऑफ मनी का प्राइस लेवल के साथ, क्वांटिटी ऑफ मनी का प्राइस लेवल के साथ क्या रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। और क्वांटिटी ऑफ मनी का परचेजिंग पावर के साथ क्या रिलेशन है? परचेजिंग पावर के साथ अपोजिट रिलेशन है। यानी मुद्रा की जो
मात्रा है बढ़ती है तो परचेजिंग पावर क्या होती है, कम होती है। द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड क्वांटिटी ऑफ मनी। ये देखिए डायग्राम देखिए, इसमें कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। जैसे जैसे वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो रही है तो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही है। तो इसका मतलब कि परचेजिंग पावर और क्वांटिटी ऑफ मनी में कैसा रिलेशन पाया जाता है, अपोजिट रिलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ फिशर्स इक्वेशन। जो फिशर की ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें कॉइन्स एंड पेपर नोट्स को इंक्लूड किया गया था क्वांटिटी ऑफ मनी में। सिर्फ और सिर्फ सिक्कों और पेपर नोट, कागजी मुद्रा को ही मुद्रा की मात्रा में इंक्लूड किया गया था। पर लेकिन जो फिशर के फॉलोअर्स थे उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि बैंक डिपॉजिट आर ऑल्सो इफेक्ट द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, कि जो बैंक डिपॉजिट है, बैंक जमा है, वो भी मनी की ट्रांजेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। आजकल हमने देखा है कि हम केवल सिक्के और पेपर नोट से ही ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, एटीएम कार्ड्स और बहुत सारी चीज़ें चल गई जो भी ट्रांजैक्शन का एक माध्यम है। तो इसी तरह की जो फिशर के फॉलोअर्स हैं उन्होंने रियलाइज़ किया कि बैंक डिपॉजिट्स भी ट्रांजैक्शन का एक माध्यम हो सकता है। तो फिशर की जो ओरिजिनल इक्वेशन थी PT=MV, उसका एक एक्स्ट्रा एक एक्सटेंडेड रूप है, एक्सटेंशन रूप है, जिसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ फिशर्स इक्वेशन। वो कैसा है, जो बात मैंने आपको बताई थी वो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन फिशर्स ओरिजिनल इक्वेशंस only coins and paper note are included in quantity of money. Later on, the followers of Fisher realized that the bank deposits are also affect the transaction of money. That's why the bank deposits are also included in quantity of money. PT=M1V1 plus M2V2. अब यहाँ M1 क्या है, M1 वो मुद्रा है जो फिशर ने पहले मानी थी, यानी सिक्के और कागजी मुद्रा आती है M1 में। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी, कोई भी मुद्रा कितनी बार सर्कुलेट होती है उसे कहते हैं मुद्रा का प्रचलन वेग। M2 क्या है, बैंक डिपॉजिट, और V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ M2। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ M1, कागजी नोट और सिक्के की वेलोसिटी, और V2 क्या है, V2 है बैंक डिपॉजिट्स की वेलोसिटी। M1 V1 V2 यहाँ कांस्टेंट रहेंगी, T भी कांस्टेंट रहेगा, तो P के साथ किसका रिलेशन होगा, M1 प्लस M2 का। और इसी तरह से अगर परचेजिंग पावर की बात की जाए तो 1/P इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2। क्रिटिसिज्म, फिशर के सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं हुई हैं, अवास्तविक मान्यताएं। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने माना कि जो फिशर का सिद्धांत है वो बहुत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है कि मुद्रा का प्रचलन वेग स्थिर रहता है, पूर्ण रोजगार पाया जाता है, ये सब अवास्तविक मान्यताएं हैं। व्यापार की मात्रा अल्पकाल में परिवर्तनशील है, ये दीर्घकालीन विश्लेषण है, अल्पकाल में बात नहीं की इसने। वास्तविक मुद्रा तथा साख मुद्रा की चलन गति भी स्थिर नहीं होती, मुद्रा की चलन गति स्थिर नहीं रहती। पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति अवास्तविक ऐसा अर्थव्यवस्था में नहीं पाया जाता। व्यापार चक्रों के बारे में बात नहीं की फिशर ने, ये भी उसका एक क्रिटिसिज्म बन गया। समयांतर की उपेक्षा, टाइम पीरियड की बात नहीं की कि किस टाइम पीरियड में क्या इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मुद्रा के संचय कार्य की उपेक्षा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है मुद्रा का, स्टोर ऑफ मनी। मुद्रा में ये क्षमता होती है कि संचय करने की, तो इस पर फिशर ने बिल्कुल बात नहीं की। वस्तुओं के चलन वेग की उपेक्षा, वस्तुओं का खुद का चलन वेग होता है, इसकी भी फिशर ने उपेक्षा की है। तो ये सब क्या है, क्रिटिसिज्म है फिशर के सिद्धांत की। धन्यवाद।